ठीक है, हमने शो रिकॉर्ड किया। तो आज हम करते हैं कि हम एक फॉर्म बनाएंगे इंसर्ट का। जिस तरह इंसर्ट का हो गया, साइन अप का फॉर्म आ गया। साइन अप के अंदर जितने भी यूजर साइन अप हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड चला जाए इस टेबल के अंदर। लास्ट टाइम हमने सिर्फ रिकॉर्ड को शो करवाया है, इसके अंदर फॉर्म के थ्रू इंसर्ट नहीं करवाया। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इसको फॉर्म के थ्रू इंसर्ट किस तरह होता है वो हम सीखते हैं आज। तो मैं एक पेज और बनाऊंगा पीएचपी का, जिसके अंदर मैं साइन अप पेज बनाऊंगा। साइन अप पेज इसी के हिसाब से होगा, यूजर नेम, पासवर्ड और फोन। इसके अंदर कौन सी फील्ड होंगी? यूजर नेम, पासवर्ड और फोन। तो इसी पे मैं काम करता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। बल्कि हमने आई थिंक फॉर्म हमने एक बनाया हुआ था, देखता हूँ उसी को अगर यूज करते हैं तो उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्म पड़ा हुआ है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ उसी के अंदर, सेव एज। और हमारे जो फोल्डर का नाम है वो एपटेक है। तो सी के अंदर जाके जैम के अंदर htdoc के अंदर एपटेक के अंदर मैं ये फाइल को सेव करता हूँ, जो हमारी फाइल है register.php। ठीक है, अब फॉर्म मैंने यही वाला यूज करा है, मैंने यूजर नेम, पासवर्ड और फोन, जिसके अंदर फोन है। अब ये सबमिट करने के बाद जाएगा process.php में। process.php में मुझे क्या करना है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। फॉर्म जस्ट HTML का फॉर्म है, ये हमने लास्ट टाइम भी इसमें सर में। अब बेसिकली आज का मेरा टॉपिक ये है कि लास्ट टाइम हमने जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड को शो किया है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके हिसाब से साइन अप का फॉर्म बनाएंगे। और साइन अप के फॉर्म में जो डेटा हम एंट्री करें, सबमिट करें, तो वो टेबल में चला जाए और यहाँ पे हमारे पास शो भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास साइन अप फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ था, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हमने बनाया था साइन अप डॉट इसके नाम से, जो मैंने register.php में रख दिया। अब हम दूसरी फाइल बनाएंगे जो process.php है। ठीक है, तो ये तो फॉर्म है जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म हमारा इसी के अंदर आ चुका है। मैं अपटेक वाले फाइल को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे आके ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रजिस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जितना भी हमारा रजिस्टर डेटा हो जाए, जहाँ पे जो भी हम एंट्री करें और साइन अप करें, रजिस्टर करें, तो डेटा चला जाए कहाँ पर? इस टेबल के अंदर। अब हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर रहे, अब फॉर्म के थ्रू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि हम डेटा जो भी फॉर्म के थ्रू इंसर्ट करें, रजिस्टर पे क्लिक करें, वो डेटा कहाँ चला जाए? इस टेबल के अंदर। तो फॉर्म हमारे पास बना हुआ है, तो हम इसी को यूज करते हैं। सिर्फ मैं process.php की फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो HTML के इसमें तो HTML का फॉर्म है। अब मैं आता हूँ process.php वाली फाइल में, यहाँ बनाता हूँ। तो अब मैं process.php वाली फाइल बना रहा हूँ। अब process.php में भी मुझे सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ process.php के नाम से। अब सबसे पहले जिस तरह हमें शो डेटा के अंदर जब हमें रिकॉर्ड शो करवाना था, तब भी हमें किस फाइल की जरूरत पड़ती है? इस कनेक्शन की फाइल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि भाई हमारा कनेक्शन कौन से डेटाबेस से बना हुआ है, वो सारा कनेक्शन का कोड हमने इस फॉर्म में किया हुआ है। तो ये वाली फाइल मुझे वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी करके सबसे पहले तो मैंने इसको रिक्वायर कर दिया, मतलब ये हमारी कनेक्शन की फाइल लिंक हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि वहां से जितने भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसके वेरिएबल बनाने हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है यूजर नेम, तो यूजर नेम, और वहां पे अगर मैं आपको फॉर्म दिखाऊं तो फॉर्म में हमने कौन सा मेथड यूज किया हुआ है? हमने यूज किया हुआ है मेथड, कौन सा यूज किया हुआ है? पोस्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल लगाना पड़ेगा? पोस्ट, क्योंकि हमने वहां पे लगाया हुआ है पोस्ट। इस पोस्ट के अंदर कौन सा नाम आता है? इसके अंदर यहाँ पे वो नाम आता है जो फॉर्म के कंट्रोल का नाम है। जैसे फॉर्म आपके पास ये वाला फॉर्म है रजिस्टर, और इसका जो कंट्रोल का नाम है वो इस यूजर नेम के जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसका नाम क्या है? यूजर नेम। तो ये कॉपी कर देना है हमें, और ये हमें यहाँ पे लिखना है इस जगह पर। अब इसके अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी वो जाएगा इस यूजर नेम वेरिएबल के पास। ठीक है, अब मुझे और भी वेरिएबल चाहिए। एक तो यूजर नेम हो गया, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? पासवर्ड। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? फोन। तो ये हो गया पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे भी पासवर्ड है। ये मेक श्योर करें कि आपकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो स्पेलिंग सही करने के लिए मैं वापस फॉर्म में जाता हूँ, वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ
कि मैंने पासवर्ड की स्पेलिंग क्या रखी है। भाई जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो वो मुझे पूछ सकता है मैसेज में। कोई पासवर्ड के बाद हमारे पास तीसरी फील्ड कौन सी है, फोन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने फॉर्म के अंदर जो भी एंट्री करी, यूजर नेम के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, अब वो अब कौन से वेरिएबल में जा रहा है, यूजर नेम वेरिएबल में जा रहा है। पासवर्ड के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा वो किस में जा रहा है, पासवर्ड के अंदर जा रहा है। इसी तरह फोन के अंदर जो चीज लिखूंगा वो किस में जा रहा है, फोन वेरिएबल में जा रहा है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्यूरी लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यूरी का वेरिएबल बनाता हूँ। और अब हमें कौन सा काम करना है, लास्ट टाइम हमने कौन सा काम किया था, शो रिकॉर्ड का, जिसमें मैंने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर टेबल। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट की क्यूरी मुझे कौन बताएगा? यस सर, मैं बताता हूँ। यस बताओ। इंसर्ट इनटू, यस। टेबल का नाम, रजिस्टर्स। यस सर। वैल्यू, वैल्यू या कॉलम? वैल्यू आएगा सर। पहले कॉलम मेंशन करते हैं हम। ठीक है, ठीक है। वैसे ये मतलब ऑप्शनल है, अगर नहीं दे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं वैल्यू सर नहीं, कॉलम जो है ना, कॉलम, इसके बाद हम ये जी देते हैं कि हमें कौन से कॉलम में वैल्यू डालनी है। ठीक है, वो कॉलम का नाम बताना होता है हमें। तो कॉलम के नाम हमें मेक श्योर करने हैं जो हमारे टेबल के नाम है, टेबल के अंदर जो कॉलम के नाम है ना वही हमें लगाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूजर नेम है, पासवर्ड है, फोन है, तो यही मुझे लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यूजर नेम है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है, उसके बाद हमारे पास फोन है। ठीक है, तो ये कॉलम के नाम वो है जो आपके टेबल में, जो टेबल के कॉलम के नाम है। तो ये मेक श्योर करना है आपको कि टेबल के कॉलम के नाम यही है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी डेटा एंट्री नहीं होगी। तो मैं यही कॉपी, मतलब यहाँ से आप या तो कॉपी कर लो, यहाँ से आप यहाँ से स्पेलिंग आप वेरीफाई कर लो, यही स्पेलिंग है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये मैंने आपको बोला कॉलम देना ऑप्शनल है, अगर हम नहीं भी देते तब भी डेटा एंट्री हो जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें ये करना होता है कि हमें वो कॉलम बताना है स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, अगर आप नहीं बताते तब भी डेटा एंट्री हो जाती है। उसके बाद आता है वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर हमें बताना होता है कि कौन सा जो है हमें डेटा एंट्री करनी है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है यूजर नेम। अब यूजर नेम कौन सा, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यूजर नेम का वेरिएबल का नाम, क्योंकि यूजर नेम में जो भी एंट्री हो रही है वो अब कौन से वेरिएबल में जा रही है, यूजर नेम के। यूजर नेम के। तो यहाँ पे यूजर नेम का वेरिएबल का नाम आएगा जो आपने वहां ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद क्या आएगा, अब पासवर्ड कहाँ से आएगा, पासवर्ड का वेरिएबल। इसी तरह फिर कॉमा, उसके बाद वो फोन का वेरिएबल, ये फोन का वेरिएबल। तो इससे क्या होगा हमारी, अब क्या हो गया हमारा वैल्यूज, डेटा इंसर्ट हो सकता है, डेटा इंसर्ट। अब ये हमारी क्यूरी बन गई। अच्छा, एक मेक श्योर कीजिएगा, यहाँ पे आपको सिंगल कोड देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल कोड देने। ठीक है, अब ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्यूरी हो गई, इंसर्ट इनटू रजिस्टर, फिर कॉलम के नाम हमारे ये थे। उसके बाद वैल्यूज में हमने क्या दिया, ये वैल्यूज दे दिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये डबल कोड क्लोज कर दिया और हमारा यहाँ तक क्यूरी हो गया। अब क्यूरी को रन करने के लिए, क्यूरी तो हमने बना दी, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पीएचपी के अंदर कौन सा फंक्शन बना हुआ है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए? हाँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था, MySQLi क्यूरी। MySQLi क्यूरी क्या करता है, आपके पास जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके बगैर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती। आवाज आ रही है सबको, क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज? शायद आपने ये बताया था MySQLi एरर बताया था शायद आपने। यस सर। नहीं, MySQLi का नहीं बताया था आपने। MySQLi बताया हो, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। देखिए बेटा, बात ये है कि MySQLi एरर जो है वो एक अलग चीज है जो MySQLi एरर शो करती है। MySQLi क्यूरी जो है वो क्यूरी को रन करती है। मैं एक दफा फिर दिखा देता हूँ आपको, शो यूजर वाला फाइल जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड सारे शो करवाए थे, वो ये वाली फाइल है, यही है ना। इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम क्यूरी, और ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद जब क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो गई, क्यूरी एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा, ये इस रो के पास यहाँ तो 1 होगा, मतलब यहाँ तो 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अगर जब भी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो आउटपुट में क्यूरी रन होने के बाद क्या आता है, 1 रो इफेक्टेड, यही आता है ना। जब हम लास्ट टाइम यहाँ से डेटा एंट्री कर रहे थे तो एंट्री करने के बाद क्या आता था, 1 रो इफेक्टेड, मतलब एक रो आपकी इफेक्ट हो गई है, मतलब एक ऐड हो गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर अगर हमारे पास रो ग्रेटर देन 0 हो तो क्या करे, ये इको कर दे रजिस्टर एल्स के अंदर, बता दूंगा तुम आ जाओ भले। तो यहाँ पे एल्स के अंदर क्या होता है, एल्स के अंदर होता है नॉट रजिस्टर सक्सेसफुली या नॉट रजिस्टर, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी क्वेरी रन होगी ये एग्जीक्यूट होगा और रजिस्टर सक्सेसफुली होगा, तो हम इसको एक दफा रजिस्टर करके देखते हैं। जब भी हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सी फाइल में जाएगा, process.php में जाएगा और वहां से डेटा को देखेगा कि क्या आ रहा है। अच्छा, MySQL क्यूरी के अंदर हमें एक देखें, जब भी आप MySQL क्यूरी चलाओगे इसके पैरामीटर दोगे तो ये इसके दो पैरामीटर पास होते हैं। कौन से, MySQL लिंक। MySQL लिंक कौन सा होता है वेरिएबल, जो कनेक्शन का वेरिएबल है, और सेकंड वाला आपका होता है क्यूरी का वेरिएबल। तो यहाँ पे आप दोगे क्यूरी का वेरिएबल। तो MySQL क्यूरी के अंदर दो पैरामीटर चाहिए, एक कनेक्शन का और एक क्यूरी का, ठीक है। अब इसको हम वापस से आते हैं यहाँ पे और साइन अप करते हैं। साइन अप के टाइम पे मैंने सपोज दिया अब्दुल्ला और यहाँ पे दिया पासवर्ड मैंने दे दिया और यहाँ पे उसका फोन नंबर दे दिया। अब जैसे मैंने रजिस्टर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रजिस्टर सक्सेसफुली। अब मैं एक दफा टेबल में आपको दिखाता हूँ, एक दफा यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ और जैसे यहाँ पे रिफ्रेश हो गया तो आपके पास नजर आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, आपकी एक और एंट्री हो गई, किस नाम से, अब्दुल्ला के नाम से। तो इसका मतलब आपका इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई जब हमारा इंसर्ट हो रहा है तो आप ये वाला मैसेज नहीं दिखाओ, आप क्या करो, डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, जहाँ पे सारे यूजर्स हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब सारे यूजर्स हमारे कहाँ शो हो रहे हैं, शो यूजर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था PHP के अंदर एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, उसका नाम क्या है, देखो एक नहीं नहीं एक्शन नहीं था। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, जो जब जब मैं यहाँ पे बात करूं कि PHP में एक फंक्शन था, ठीक है, PHP में एक फंक्शन था जो पेज को रीडायरेक्ट करवाता है, और जो आप एक्शन की बात कर रहे हो, एक्शन आपका फंक्शन नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एक्शन आपका क्या है, फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट है, ये याद रखना, ठीक है। आप जो एक्शन की बात कर रहे हो ना वो इसकी बात कर रहे हो, ये फॉर्म के अंदर जो एक्शन लगा हुआ है ना, जी सर, आप बात कर रहे हो इसकी। जी सर, इसकी बात ये एक्शन जो है, ये एक्शन आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका एट्रीब्यूट है, इस बात को याद रख। जब भी किसी टैग के साथ, जब भी किसी टैग, फॉर्म आपका टैग है उसके साथ एक्शन का एट्रीब्यूट है, तो ये आपका किसी भी टैग के साथ अगर कोई चीज हम लगा रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है, ये आपका फंक्शन नहीं है, मेक श्योर याद करना। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छा काम आपने, काम इसका भी यही है, एक्शन का काम भी ये है कि कौन से पेज में जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ PHP की। अब हम PHP के कोड के अंदर है, मैं कह रहा हूँ कि जब रो इंसर्ट हो जाए तो ये डायरेक्ट चला जाए शो यूजर्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे तो एक्शन लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो कोई टैग है नहीं, क्योंकि एक्शन यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि PHP के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है जो पेज को रीडायरेक्ट करवाता है। पेज को रीडायरेक्ट करवाने के लिए हमारे पास, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अब मैं दोबारा आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि PHP के अंदर वो कौन सा फंक्शन है जो पेज को रीडायरेक्ट करवाता है, ठीक है। तो वो फंक्शन है हेडर। कौन सा फंक्शन है, हेडर। और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है लोकेशन। क्या आता है इसके अंदर, लोकेशन के अंदर हम बताते हैं कि हमें कौन से पेज में जाना है, हमें जाना है कौन से पेज में, शो यूजर्स डॉट PHP। जब रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर रो के पास क्या हो, रो के पास, अगर रो के पास 1 हो, ठीक है। अब रो के पास 1 कैसे आएगा, जब भी हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाता है तो MySQL क्या रिटर्न करता है, 1 रो इफेक्टेड। क्या रो हो सकता है, 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब जब रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा तो रो के पास क्या आएगा, 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर रो के पास ग्रेटर देन 0, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, जी सर, ग्रेटर देन 0।
तो ये ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जी सर। अगर रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, आपको 0 रिटर्न करेगा, और 0 का मतलब रिकॉर्ड मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा एस नॉट रजिस्टर। मतलब जब भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो ये एस वाली कंडीशन में आएगा कि नॉट रजिस्टर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे लगाया कि अगर इफ सर ये इफ की दोबारा समझाइएगा। बता रहा हूँ मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इफ जो है, इफ तभी, इफ वाली कंडीशन तभी ट्रू होगी जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो इफ वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि जब भी आपकी क्यूरी रन हो, जब भी आपकी क्यूरी रन होगी, ये जब भी आपके पास क्यूरी रन होगी, अगर ये रन सक्सेस हो गया तो आपके पास रिटर्न में जो आता है वो होता है वन रो इफेक्टेड। वन रो इफेक्टेड इसका मतलब ये होता है कि आपका एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो अब इस रो के पास क्या आएगा, इस रो के पास 1 आएगा, 1। मैं ये बात समझा रहा हूँ कि जब भी आपकी क्यूरी रन हो गई, अगर क्यूरी सक्सेस हो गई तो आपका रो 1 रिटर्न करेगा, मतलब रो के पास 1 आएगा। यस सर। तो इसके पास 1 तभी होगा जब इंसर्ट क्यूरी सक्सेस हो जाएगी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने कंडीशन लगाई कि रो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, और इंसर्ट हो गया है तो आप क्या करो, हेडर, हेडर का फंक्शन क्या करता है, मैं यहाँ पे वापस से लिख लेता हूँ कि हेडर फंक्शन यूज फॉर redirect to an other page, redirect to an other page। ठीक है, अब ये मत भूलना, हेडर फंक्शन कौन सा काम करता है, रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज में। मतलब हम process.php में है, हम चाह रहे हैं कि process.php में ये वापस रीडायरेक्ट कहाँ करे, show users.php में। हेडर के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, लोकेशन, लोकेशन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको वो फाइल का नाम देना है जहां पे आपको भेजना है। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको वापस से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं एंट्री यहाँ से कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक दफा यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, वलीद बल्कि वाजिद, और पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे, और फोन नंबर दे दिया इसका। अब मैं जैसे इसको रजिस्टर कर रहा हूँ तो ये अगर इंसर्ट सक्सेसफुली हो रहा है तो ये वापस रीडायरेक्ट कहाँ कर रहा है, आपके शो यूजर्स डॉट php में है। अब शो यूजर्स php में हमने क्या किया हुआ है, हमने सारे रिकॉर्ड शो करवाए हुए हैं। तो ये जितने भी अब इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं वो सारे शो हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे टेबल के अंदर, तो यहाँ एक दफा मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 7। तो वहां हमें कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है, 7। तो अब क्या हो गया, हमने जितना भी फॉर्म के मतलब जैसे आप फेसबुक पे आप साइन अप करते हो तो रिकॉर्ड कहाँ जाता है, रिकॉर्ड जाता है टेबल के अंदर। फेसबुक ने भी ऐसे ही बनाया हुआ है, आपका जो फेसबुक से आप रजिस्टर कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, वो साइन अप की टेबल में जा रहा है। साइन अप की टेबल में से देखा जा रहा है कि अच्छा ये इसने ये यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार फिर से समझा रहा हूँ, अगर इंसर्ट क्यूरी में कोई मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब डेटा एंट्री होगी कि जब भी इंसर्ट डेटा हो जाएगा तो क्या होता है, वन रो इफेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कंडीशन, यहाँ पे मैं ये भी लगा सकता हूँ कंडीशन में, जो आप कह रहे हो वो भी लगा सकता हूँ कि मैं ये भी लिख सकता हूँ रो बराबर हो 1 के, तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ऐसा ही ना? जी सर। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, और जो मैंने कंडीशन लगाई है वो भी सही है। भाई 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब रो के पास 0 से बड़ी वैल्यू है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि रो के पास जो भी वैल्यू हो 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब इनसाइड हो गया। सही है जी, बात समझ आ रही है? तो मैं जो आप कह रहे हो कि मैं 1 वाली कंडीशन लगा दूं कि 1 रो बराबर है 1 के तो रिकॉर्ड आंसर हो जाए, वो भी सही है। सही है, असल में यहाँ पे मुझे सर ये मैच करवाना है कि जो वैल्यू भी आएगी रो के पास वो 0 से बड़ी होगी। डायरेक्ट MySQL के अंदर बहुत सारी क्यूरीज चलाते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आकर 3-4 क्यूरी एट ए टाइम चलाऊंगा तो फिर आएगा उसके बाद भी 1 आएगा इस तरह ही, 1 रो इफेक्टेड, फिर नीचे आएगा 1 रो इफेक्टेड, फिर थर्ड में 1 रो इफेक्टेड, लेकिन हमेशा इंसर्ट के टाइम पे 1 रो इफेक्टेड बताएगा एट ए टाइम। भाई जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, अब यहाँ पे मैं एट ए टाइम 10 क्यूरी तो नहीं चला सकता ना,
एट ए टाइम में यहाँ पे जी, 10, हाँ, क्योंकि हमारे पास एट ए टाइम एक ही क्वेरी चलेगी ना। आप जो जी सर। फेसबुक पे साइन अप कर रहे हो तो एट ए टाइम आप एक ही दफा करोगे या 10 दफा करोगे? एक ही दफा करेंगे सर। तो जो भी आपके साइट पे आ रहा है वो एक ही दफा साइन अप करेगा ना। जी जी सर, तो ठीक जब भी है। कोई एंट्री करेगा तो 1 रो एक्सपेक्टेड ही आएगा।